आज की हमारी गहन चर्चा इसी बात पर होगी कि आखिर ये खाई बनती क्यों है। हम देखेंगे कि कैसे एक चुनावी प्रक्रिया जिसका मकसद लिस्ट को साफ करना है, कहीं लोगों को उनके अधिकार से ही वंचित तो नहीं कर रही। हम जानेंगे कि बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अच्छे आंकड़ों के पीछे की असलियत क्या है, और ये भी समझेंगे कि क्या ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने का शॉर्टकट हमारे हेल्थ सिस्टम को ही बीमार कर सकता है। और आखिर में दिल्ली की जहरीली हवा का असली जिम्मेदार कौन है। हाँ, चलिए तो फिर शुरू करते हैं लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया से, वोट डालने के अधिकार से। भारत का चुनाव आयोग एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चला रहा है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। चुनावी लिस्ट को साफ करना, डुप्लीकेट नाम हटाना, जो लोग गुजर गए हैं या कहीं और चले गए हैं उनके नाम हटाना। इससे तो सिस्टम बेहतर ही होना चाहिए। बिल्कुल, इरादा तो यही है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच है। इन लेखों के मुताबिक इस प्रक्रिया की बनावट में ही कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जो इसे खतरनाक बना देती हैं। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या है इसकी रफ्तार। इसे इतनी तेजी से किया जा रहा है कि इस बात का खतरा बहुत बढ़ गया है कि जल्दबाजी में सही और योग्य वोटरों के नाम भी लिस्ट से कट जाएं। और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग इस जोखिम को स्वीकार्य मानकर चल रहा है। बिहार में पहले हो चुकी ऐसी ही एक कवायद में यही समस्याएं सामने आई थी, और अब वही गलतियां दूसरे राज्यों में दोहराई जा रही हैं। एक मिनट, स्वीकार्य जोखिम? लोकतंत्र में एक भी योग्य वोटर का नाम कटना स्वीकार्य कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात है। यही तो। मतलब सिस्टम को साफ करने के नाम पर हम उन लोगों को ही बाहर कर रहे हैं जिन्हें सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। यही सबसे बड़ी चिंता है, और इसमें एक तकनीकी मुश्किल भी है जो मामले को और बिगाड़ देती है। हमें लगता है कि आज के डिजिटल जमाने में ये सब काम कंप्यूटर से चुटकियों में हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यह है कि 2002 से 2005 के बीच के चुनावी रिकॉर्ड मशीन से पढ़े जाने लायक नहीं है। मतलब वो पुराने तरीके के हैं। अच्छा। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अगर किसी के नाम की स्पेलिंग में जरा सा भी फर्क है या कोई और छोटी मोटी गड़बड़ी है, तो सॉफ्टवेयर उसे एक डुप्लीकेट एंट्री मानकर हटाने के लिए फ्लैग कर देता है। अरे बाप रे! मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स की वजह से आज लोगों का वोटिंग का हक छीन सकते हैं। और फिर उन लोगों को क्या करना होता है जिनका नाम गलत कट गया? उनसे कहा जाता है कि वे अपील करें, लेकिन ये अपील की प्रक्रिया ही अपने आप में एक और फिल्टर बन जाती है। फिल्टर कैसे? सोचिए, ये प्रक्रिया सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पास समय है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास इंटरनेट है, और सबसे बड़ी बात, जिनमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का हौसला और जानकारी है। यह एक खिड़की जरूर है, लेकिन ये खिड़की खुद उस गेट का हिस्सा है जो कई लोगों को बाहर रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी भेदभाव का कानून बनाए भी सिर्फ प्रक्रिया को इतना मुश्किल और उलझावा बना देने से ही आप एक बड़ी आबादी को उनके सबसे बड़े अधिकार से दूर कर सकते हैं। हाँ, ये तो एक तरह का चुपचाप दरवाजा बंद करना हुआ। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। इसी को लेखों में एडमिनिस्ट्रेटिव गेटकीपिंग यानी प्रशासनिक पहरेदारी कहा गया है। यह अनजाने में ही सही, लेकिन वोटरों को दो वर्गों में बांट देती है। कौन से दो? एक वो जो बार बार सिस्टम के सामने खुद को साबित कर सकते हैं, और दूसरे वो जो नहीं कर सकते। और इसमें पारदर्शिता की भी भारी कमी है। नाम क्यों हटाए जा रहे हैं, इसके साफ कारण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। और क्या इसका कोई डेटा है कि किन लोगों के नाम ज्यादा कट रहे हैं? नहीं, कोई डेटा नहीं है। क्या किसी खास लिंग या इलाके के लोगों के नाम ज्यादा कट रहे हैं, कुछ पता नहीं। और शायद ये सिर्फ ऊपर बैठे अधिकारियों की गलती भी नहीं है। मुझे लगता है कि उन सरकारी कर्मचारियों पर भी तो दबाव होगा जिन्हें कम समय में टारगेट पूरा करने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल, ये एक प्रणालीगत समस्या है। जब कर्मचारियों पर कम समय में लिस्ट साफ करने का दबाव होता है, तो उनका ध्यान काम को सही तरीके से करने से ज्यादा टारगेट पूरा करने पर लग जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में एक नागरिक का सबसे कीमती अधिकार दांव पर लग जाता है। तो चुनावी सूचियों के मामले में हमने देखा कि कैसे एक अच्छी नीयत वाली प्रक्रिया जमीन पर लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। और ये पैटर्न जहां इरादे नेक हैं पर नतीजे उलझे हुए, हमें हमारे अगले मुद्दे में और भी साफ दिखाई देता है, बाल विवाह। हाँ, भारत ने 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान भी चलाया है, और अगर हम सिर्फ बड़े आंकड़ों को देखें तो तस्वीर काफी उम्मीद जगाती है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि 2005-6 में जहां 47.4% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती थी, वहीं 2019-21 में यह आंकड़ा घटकर 23.3% रह गया है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है, लगभग आधा हो गया है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि ये एक राष्ट्रीय औसत है और भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में औसत अक्सर एक बहुत ही जटिल सच्चाई को छुपा लेता है। जमीनी हकीकत बहुत अलग और असमान है। पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा जैसे राज्यों में आज भी बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है और झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। और इन लेखों में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा था जो गरीबी और शिक्षा से जुड़ा है। हाँ, और वो आंकड़ा इस समस्या की जड़ को दिखाता है। यूएन पॉपुलेशन फंड का विश्लेषण बताता है कि सबसे गरीब 20% परिवारों की 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। 40%? हाँ, वहीं सबसे अमीर 20% परिवारों में ये आंकड़ा सिर्फ 8% है। और शिक्षा का भी ऐसा ही सीधा संबंध है। बिल्कुल। जिन लड़कियों को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, उनमें से 48% का बाल विवाह हुआ, जबकि जो लड़कियां कॉलेज तक पहुंची उनमें ये सिर्फ 4% था। ये फर्क इतना बड़ा है कि इस पर एक पल रुककर सोचना जरूरी है। सही कहा। ये साफ दिखाता है कि एक लड़की के हाथ में किताब देना उसे सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि उसके पूरी जिंदगी को बचाना है। शिक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। लेकिन हमारे पास तो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 जैसा कानून भी है, तो फिर वो जमीन पर इतना बेअसर क्यों दिख रहा है? कानून अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि इस कानून के तहत मामले बहुत कम दर्ज होते हैं और सजा की दर तो और भी कम है। ओहो। और यहाँ एक और अनअपेक्षित नतीजा सामने आ रहा है। पॉक्सो जैसे कड़े कानूनों के डर से, जिसमें सहमति से बने यौन संबंधों के लिए भी कोई रियायत नहीं है, एक अजीब स्थिति पैदा हो रही है। वो क्या? जब मैंने ये पढ़ा कि पॉक्सो जैसे कड़े कानून का अनचाहा असर ये हो रहा है कि लड़कियां और असुरक्षित हो रही हैं, तो मैं सच में हैरान रह गया। ये तो वो नतीजा है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। हो ये रहा है कि कई नाबालिग लड़कियां और उनके परिवार जो सहमति से बने संबंधों में है, वे कानूनी पचड़ों और आपराधिक सजा से बचने के लिए अपंजीकृत और गैर कानूनी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो कानूनी सिस्टम से बच सकें। हाँ, इससे उनका स्वास्थ्य और भी ज्यादा खतरे में पड़ रहा है। कानून का इरादा लड़कियों की रक्षा करना था, लेकिन उसका एक नतीजा ये हो रहा है कि वो उन्हें और भी खतरनाक रास्तों पर धकेल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जहां लड़कियों को पढ़ाई के लिए कन्याश्री जैसी योजनाओं में पैसे भी दिए जाते हैं, वहां भी बाल विवाह की दर इतनी ज्यादा क्यों है? और यही इस मुद्दे का सबसे अहम पहलू है। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को कागजों से निकलकर सबसे कमजोर समुदायों तक पहुंचना होगा। एक लड़की को स्कूल में बनाए रखने के लिए सिर्फ स्कॉलरशिप काफी नहीं है, उसे स्कूल में साफ शौचालय और स्कूल तक आने जाने के लिए सुरक्षित साधन भी चाहिए। हमें पूरे माहौल को बदलना होगा, सिर्फ एक योजना से काम नहीं चलेगा। लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य की ये जो कड़ी है, ये हमें सीधे हमारे अगले मुद्दे पर ले आती है, भारत का हेल्थ केयर सिस्टम। और यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या निजीकरण इसका जवाब है या ये एक और समस्या खड़ी कर देगा? हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। हाँ, और ये मॉडल नीति आयोग द्वारा भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना की शर्तों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सुनने में बहुत आकर्षक लगती हैं। कैसे? इसे ऐसे समझिए, सरकार अपनी बेशकीमती जमीन, एक बना बनाया जिला अस्पताल और प्रोजेक्ट का 1/4 पैसा एक प्राइवेट कंपनी को दे रही है। ये एक बहुत बड़ी सरकारी संपत्ति है जो प्राइवेट हाथों में जारी है, और वो भी करीब 66 सालों के लिए। बदले में प्राइवेट कंपनी को क्या करना होगा? प्राइवेट कंपनी को 2 साल में कॉलेज बनाना है, मुफ्त आउटपेशेंट यानी ओपीडी इलाज देना है और 70% बेड सरकारी मरीजों के लिए रखने हैं, जिनका इलाज आयुष्मान भारत की तय दरों पर होगा। और बाकी के 30%? बाकी 30% बेड पर वो अपनी मर्जी से पैसे ले सकते हैं। सुनने में तो ये विन विन लग सकता है। सरकार को नए कॉलेज मिल रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को बिजनेस। तो फिर चिंता किस बात की है? चिंता की कई वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये सार्वजनिक संपत्ति का सीधे सीधे निजीकरण है। डर है
भी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र इन कॉलेजों की महंगी फीस नहीं दे पाएंगे, नौकरियों में आरक्षण के नियम लागू नहीं होंगे, और जो इलाज आज जिला अस्पतालों में मुफ्त मिलता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लोगों को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और इन लेखों में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट को भी दोषपूर्ण बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें जोखिम बराबर नहीं बांटे गए हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें सारा जोखिम सरकार का है और मुनाफा प्राइवेट प्लेयर का। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कई खामियां हैं जिससे प्राइवेट निवेशक सिस्टम का गलत फायदा उठा सकता है। जैसे वो चुपके से डोनेशन या कैपिटेशन फीस ले सकता है या फिर अच्छे टीचर रखने में कटौती कर सकता है। और सरकारी मरीजों के लिए जो 70% बेड आरक्षित है उनका क्या? निवेशक ये बहाना बना सकता है कि सरकारी मरीज आ ही नहीं रहे हैं और उन आरक्षित बेड को भी ज्यादा पैसे वाले मरीजों को दे सकता है। और अगर वो कंपनी फेल हो गई तो सरकार के पास सिर्फ कोर्ट जाने का रास्ता बचता है, जिसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये मॉडल हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को तोड़ता है। एक अच्छी हेल्थ केयर प्रणाली वो होती है जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर जिला अस्पताल और फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक सब एक दूसरे से जुड़े हों। एक चेन की तरह। बिल्कुल। ये मॉडल जिला अस्पताल को बाकी सिस्टम से काटकर एक प्राइवेट कंपनी को दे देता है, जिससे मरीजों के लिए एक सहज रेफरल सिस्टम टूट जाता है। और क्या सरकार इन प्राइवेट कंपनियों पर लगाम नहीं कर सकती? यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है। निजीकरण को सफल बनाने के लिए एक बहुत मजबूत रेगुलेटर या निगरानी करने वाली संस्था की जरूरत होती है, जो कानूनों और कॉन्ट्रैक्ट्स को सख्ती से लागू करवा सके। और हमारे यहाँ वो नहीं है। आंध्र प्रदेश और सच कहूं तो भारत के ज्यादातर राज्यों में ये क्षमता बहुत कमजोर है। जब सरकारें पहले से मौजूद कानूनों को ही ठीक से लागू नहीं कर पा रही हैं, तो स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्र में सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में देना एक बहुत ही जोखिम भरा कदम है। ये जो नियामक क्षमता की कमी की बात है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये हमें हमारे आज के आखिरी मुद्दे पर लाती है, जहां सरकार की नाकामी की कीमत हम सब अपनी सांसों से चुका रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण। हर साल सर्दियों में वही कहानी होती है और सारा दोष पंजाब और हरियाणा के किसानों पर डाल दिया जाता है कि वो पराली जला रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कानून में एक सिद्धांत है जिसे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहते हैं, यानी प्रदूषण करने वाला भुगतान करेगा। अच्छा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी 1996 में इसे देश के कानून का हिस्सा माना था। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो गंदगी फैलाएगा उसे ही सफाई का बिल भरना होगा। बिल्कुल। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा उसे ही उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब प्रदूषण के कई स्रोत हों, जैसा दिल्ली में है। हाँ, ये तो है। यहाँ यूरोपीय कोर्ट का एक पुराना फैसला बहुत प्रासंगिक है, जो आनुपातिकता की बात करता है। इसका मतलब है कि आप सारा बिल सिर्फ किसानों पर नहीं फाड़ सकते, जब प्रदूषण में गाड़ियों, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन की भी बड़ी हिस्सेदारी हो। बिल्कुल, क्योंकि जब हम दिल्ली की सड़कों पर होते हैं तो गाड़ियों का धुआं भी तो होता है, फैक्ट्रियों का भी। और क्या ये भी सच नहीं है कि प्रदूषण किसी राज्य की सीमा नहीं देखता? यही एक और अहम पहलू है। प्रदूषण एक सीमा पार समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी ट्रेल स्मेल्टर जैसे ऐतिहासिक मामले हैं जो साबित करते हैं कि एक देश का प्रदूषण हजारों मील दूर दूसरे देश को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो PM 2.5 को भी एक लंबी दूरी का प्रदूषक माना जाता है। आपने PM 2.5 का जिक्र किया। हम ये शब्द हर सर्दियों में सुनते हैं, लेकिन आम भाषा में ये है क्या? ये इतना खतरनाक क्यों है? PM 2.5 हवा में तैरने वाले इतने महीन कण हैं, हमारे बाल से भी कई गुना पतले, कि वो सांस के जरिए सिर्फ हमारे फेफड़ों तक ही नहीं बल्कि सीधे हमारे खून में मिल सकते हैं। इसीलिए ये सिर्फ खांसी, जुकाम नहीं, बल्कि दिल और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों की जड़ है। और इन लेखों में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि भारत में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल असल में गवर्नमेंट पेज प्रिंसिपल बन गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रदूषण करने वाला भुगतान करेगा का सिद्धांत बदलकर सरकार भुगतान करेगी का सिद्धांत बन गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी अदालतों ने बार बार देखा है कि सरकारी संस्थाएं प्रदूषण रोकने में नाकाम रही हैं। इसलिए न्यायपालिका ने प्रदूषण की निगरानी और उसे रोकने का सारा खर्चा सरकारों पर डाल दिया है और असल प्रदूषकों की जवाबदेही बाद में तय होती है। तो इसका मतलब है कि जो असल में हवा खराब कर रहे हैं वे कीमत नहीं चुका रहे,
कीमत हम और आप अपनी सेहत से चुका रहे हैं और टैक्स पेयर का पैसा सरकारें उस नुकसान की भरपाई में लगा रही हैं। हाँ, ये एक तरह का कल्याणकारी नजरिया है, क्योंकि ज्यादातर आम लोग खुद प्रदूषकों पर मुकदमा नहीं कर सकते, लेकिन इससे प्रदूषण की असली लागत कभी भी उन लोगों पर नहीं आती जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इस पूरी बहस में एक चीज हमेशा छूट जाती है, नागरिकों के पर्यावरणीय कर्तव्य। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A(g) कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अधिकारों की बात तो बहुत होती है। हाँ, पर अपने कर्तव्यों पर बहुत कम चर्चा होती है। तो आज हमने 4 अलग-अलग कहानियां देखी, लेकिन सबके पीछे का धागा एक ही था, नेक इरादों और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई। चाहे वो चुनावी लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया हो, बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य, ज्यादा डॉक्टर बनाने की योजना हो, या फिर प्रदूषण रोकने का कानून। इन सभी मामलों में एक अच्छा इरादा प्रणालीगत कमजोरियों, अप्रत्याशित नतीजों और जमीनी वास्तविकताओं से टकरा कर या तो बेअसर हो जाता है या कभी-कभी नुकसानदेह भी साबित होता है। इससे पता चलता है कि हमारे जैसे बड़े देश में नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर सही से लागू करना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। और हम सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहेंगे। जब हम बार बार देखते हैं कि ऊपर से बनाए गए समाधान जमीनी चुनौतियों के सामने फेल हो जाते हैं, चाहे वो चुनावी सूची हो, सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य सेवा या पर्यावरण, तो ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है, नीति के वादे और उसके जमीनी प्रदर्शन के बीच की इस खाई को पाटने में जमीनी स्तर पर समुदाय के नेतृत्व वाली जांच और कार्यवाही की क्या भूमिका हो सकती है।